पब्लिक कंपनीज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द वन पर्सन कंपनी. सो ओपीसी जो है वो क्या होता है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम. Yes, you all are able to see the screen. Yes, ma'am. Just wait for a minute. I guess there is some, it's hang or what. I'm sharing the screen. Yes. So, we were on this topic, right? One person company. What is that company? What is the basically importance of one person company, and what is the concept of one person company? Okay. So let's start with it. पब्लिक तो हो गया था, कन्वर्जन थोड़ा बहुत बता दिया था मैंने आप लोगों को. So we were on one person company और small company. OPC पे थे ना हम लोग? Yes, ma'am. Okay, चलिए. So what is one person company, which I already told you कि जो one person company है, यहाँ पर सिर्फ एक person की जरूरत है. अगर हम अपना बिजनेस जो है वो शुरू करते हैं तो हमें सिर्फ एक person की रिक्वायरमेंट है ऐसे बिजनेस को रन करने के लिए. हमें एक से ज्यादा लोगों की जरूरत, मतलब एक से मैक्सिमम हो सकते हैं, बट मिनिमम आपका एक पर्सन जो है वो वन पर्सन कंपनी कहलाएगा जब एक पर्सन अपने कंपनी को रजिस्टर कराता है, अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड कराता है. जस्ट वेट फॉर अ मिनट विश्वास. तो ये जो आपकी कंपनीज होती हैं ये प्राइवेट कंपनी की तरह चलती हैं. इट्स नेवर बी अ पब्लिक कंपनी. जैसे वन पर्सन कंपनी का आपको शेयर्स जो है वो मार्केट में नहीं मिलेगा. सो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनी. वन पर्सन कंपनी एक तरीके से प्राइवेट कंपनी के कॉन्सेप्ट है, तो एक तरीके से उसका पार्ट है ये. ठीक है. सो यहाँ पर आपका जो पर्सन होगा दैट इज वन. ऑलवेज रिमेम्बर. सो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइवेट कंपनी जो होगी मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक्सेप्शनल में आप लिख सकते हो नो ओपीसी इज देयर. ठीक है. यस विश्वास, टेल मी. मैम स्मॉल कंपनी हम लोग डील कर रहे थे और उसका फीचर्स. अच्छा, स्मॉल कंपनी कर रहे थे. ठीक है, चलिए मैं उसको भी बता दूंगी, उसको भी बता दूंगी बेटा, उसको भी बता दूंगी. ठीक है, डोंट वरी, विल कंप्लीट दैट टॉपिक एज वेल. ठीक है. सो वन पर्सन कंपनी जो है वो आपके सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में इसके बारे में लिखा गया है. जितने भी सेक्शन है ना वो कैसे चल रहे हैं आप देखिएगा. 2 सब सेक्शन. ठीक है. तो 2 सब सेक्शन 20 में आपका डेफिनेशन है, 2 सेक्शन 34-35 में प्रोस्पेक्टस है, 262 में आपका वन पर्सन कंपनी के बारे में लिखा हुआ है ना. तो ये क्या बोलता है, ये कहता है कि वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर के रूप में एक पर्सन होगा. मेंबर जो होंगे कंपनी के वो सब्सक्राइबर होंगे आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं. सो वन पर्सन कंपनी का एक भी शेयर होल्डर हो सकता है, क्योंकि एक ही पर्सन कंपनी शुरू कर सकता है तो एक ही पर्सन जो है उसका शेयर होल्डर भी हो सकता है. ठीक है. ओपीसी का जो लीगल और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, अच्छा लाइबिलिटी सबको पता है ना क्या होता है, व्हाट इज लाइबिलिटी, एवरीवन नोज अबाउट इट, है ना. जैसे लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना. जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई दुकान खुला, ऐसी सोल प्रोप्राइटर जैसा मैंने कोई शॉप ओपन किया और मैं वहां पर जैसे मान लीजिए जनरल स्टोर ओपन किया, तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी. लेकिन वही अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट करती हूँ, रजिस्ट्रेशन करा लेती हूँ, बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करा लेती हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, है ना. सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं वन पर्सन कंपनी की, वन पर्सन कंपनी की, तो यहाँ पर लीगल और फाइनेंशियल जो लाइबिलिटी होगा वो दैट इज लिमिटेड टू द कंपनी ओनली, नॉट टू दैट पर्सन. ठीक है. सो ओपीसी में यहाँ पर एक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या समझ आया कि इट इज लिमिटेड टू द कंपनी ओनली, नॉट टू दैट पर्सन. यानी उस पर्सन की लाइबिलिटी क्या है यहाँ पर विश्वास? अनलिमिटेड.
unlimited, exactly. So here the liability of the company is limited but the liability of the person is unlimited. ठीक है. So ये जो कंपनीज हैं वो जनरली क्रिएट किया जाता है एक फाउंडर और प्रोमोटर के द्वारा. बिजनेस के एक ही पर्सन जो है प्रोमोटर है और फाउंडर है. Entrepreneurs whose business lie in the early stages prefers to create OPCs. तो जो भी entrepreneurs कौन होते पता है ना? Entrepreneurs, who are entrepreneurs? Entrepreneurs are those people who will start their business, जो अपने बिजनेस को शुरू करते हैं. They are the risk taker, they are the innovator. एंड रिस्क टेकर इसलिए क्योंकि अपनी कंपनी को शुरू करते हैं. ठीक है. तो कई बार ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपने अकेले कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कंपनी में कन्वर्ट करते हैं. तो कई बार वही 1 पर्सन कंपनीज बिल्ड करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स. ठीक है. अब यहां पर देखिए एंटरप्रेन्योर्स ये तो समझ में आ गया. अब ओपीसीज में और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर के लिए भी कितने लोगों की जरूरत पड़ती है हमें? हाउ मेनी पीपल? 1 पर्सन, है ना. जैसे हमारे आसपास के स्टोर को हम लोग देखते हैं कि भाई एक ही पर्सन है जो ओनर है और उसके 1-2 हेल्पर हैं जो उनको सामान वगैरह में हेल्प करता है. सो यहाँ फिर भी कुछ डिफरेंस है आपके ओपीसीज में और सोल प्रोप्राइटर्स में. क्या डिफरेंस है? अच्छा सबको समझ आ रहा है ना जितना भी करवा रही हूँ? क्लियर है सबको? एवरीवन? यस मैम. यस मैम. ओके. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है. नेचर ऑफ लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, so in case OPC is a separate legal entity distinguished from its promoter, it has its own assets and liability. The promoter is not personally liable to repay the debt of the company. तो यहाँ पर जो OPC है वो कंपनी से अलग है, वो लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है, लेकिन कंपनी के से साथ वो सेपरेट लीगल वाला कॉन्सेप्ट है. तो कंपनी के केस में उसको कोई पर्सनल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी अपनी लाइबिलिटी जो भी होगी, जो अपने लिए वो खर्चेगा, दैट इज अनलिमिटेड. ठीक है. लेकिन सोल प्रोप्राइटर का अगर बिजनेस बैठ गया तो बिजनेस का डूबने का सारा लॉस कैरी करके चलेगा सोल प्रोप्राइटर. ठीक है. सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस. लाइक द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज अटैच्ड विद द बिजनेस, but in the case of the OPCs that is not going to be happen. Okay, what is the feature of 1 person company? क्या feature है आपके OPC का? So 1 person company जो है that is a private company which I already told you. It will only work as a private company. यानी ये single person जो है, जो आपका बिजनेस जो कंपनी में कन्वर्ट कर रहा है अपने बिजनेस को, वो प्राइवेट कंपनी की तरह ही चलेगी, जो मैंने बताया था आपको पहले ही, है ना. सिंगल पर्सन होगा, सिंगल मेंबर है या सिंगल शेयर होल्डर है. तो यहाँ पर आपका एक ही पर्सन शेयर होल्डर इसलिए भी है क्योंकि एक ही पर्सन इसका फाउंडर भी हो सकता है ना. आ रही बात समझ में? एवरीवन जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके. नेक्स्ट वन इज नॉमिनी. अच्छा तुम लोग में से कितने लोगों ने कभी म्यूचुअल फंड वगैरह लिया है? रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू परचेज म्यूचुअल फंड, आईपीओ वगैरह परचेज किया किसी ने भी? या म्यूचुअल फंड लिया एसबीआई का या किस? अच्छा अभिषेक यू परचेज. सो नॉमिनी में किसका नाम डालते हो? फादर मदर किसी का भी डालते होंगे आप नॉमिनी में नाम? मैम भाई का. भाई का डाला है. ठीक है. सो बेसिकली नॉमिनी वो पर्सन होता है जो आपके नहीं होने पे या फिर आपके लिए पैसे को, मतलब जैसे अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो नॉमिनी कई बार पेमेंट कर सकता है. अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो वो नॉमिनी को पैसे चले जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर ओपीसी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कंपनी में रजिस्टर्ड नॉमिनी अवेलेबल होने चाहिए. बाकी आपकी प्राइवेट कंपनी जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है या फिर आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें नॉमिनी की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ नॉमिनी बहुत जरूरी है क्योंकि एक ही पर्सन पे पूरी कंपनी चल रही है. पर्सन की डेथ हो गई तो कोई पर्सन होना चाहिए ना हैंडल करने वाला.
तो नॉमिनी जो है ओपीसी का यही यूनिक फीचर है कि दैट सेपरेटेड फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज एंड द सोल मेंबर ऑफ कंपनीज हैज टू मेंशन द नॉमिनी नेम व्हाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। तो जैसे ही आप 1% कंपनी के नाम पे अपनी बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराने लगोगे, वैसे ही आपको नॉमिनी का नाम डालना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, नो परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन मुझे बताओ क्या होता है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? टेल मी। यस विनीता, सो मेनी स्टूडेंट्स, वेरी गुड। मैम, अगर कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर कोई मेंटल इलनेस हो जाती है तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। वेरी गुड। यस विश्वास। मैम सेम एज, मतलब कंपनी जो होता है लॉ से बना हुआ रहता है, तो उसको लॉ ही से डिसॉल्व कर सकते हैं। वेरी डिसॉल्व कर गुड। सकते हैं। श्वेता सेम। ओके, रिया। Yes, ma'am, same. Okay, so why I ask question from each and every student, because this is going to increase your motivation, है ना? कि आप लोग को आता है तो क्लास में दिखना चाहिए कि आपको आंसर्स आता है। वेरी गुड। सो बेसिकली आपका जो परपेचुअल सक्सेशन यही कहता है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, समुद्र में चला जाए आपका कंपनी, स्टिल दैट कंपनी इज गोइंग टू रन ऑन द पेपर, राइट? So perpetual succession is saying that your company is never going to die, right? Like the human, like the living organism that is not going to die, it is going to work for the long time, चलता चला जाएगा, ऑपरेट होता रहेगा। सो ओपीसी में क्या है ना कि कंपनी जो है वो एक ही प्रोमोटर और एक ही फाउंडर, एक ही शेयर होल्डर भी हो सकता है। तो इसी वजह से कई बार अगर डेथ हो जाती है 1% कंपनी के ओनर की, will result in nominee choosing or rejecting to become its sole member। अब जो नॉमिनी है ना, that person के पास ऑप्शन आ जाता है। नॉमिनी के ऊपर आप थोप नहीं सकते हो कि भाई बिजनेस तुम ही चलाओ, नो। nominee is a kind of backup battery। अब that battery is going to work for you or not, that is a very important question। तो यहाँ पर यही चीज है कि आपका जो 1% कंपनी का जो भी मान लीजिए फाउंडर थी, उसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद नॉमिनी जो है वो चूज कर रहा है कि भाई मुझे नहीं चलाना ये बिजनेस, ये कंपनी नहीं चलाना है। तो ऐसे केस में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो कंपनी है वो परपेचुअल सक्सेशन वाले कॉन्सेप्ट को लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर पाएगा। कि हाँ, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो डिसॉल्विंग का जो सिचुएशन होगा वो अराइज हो रहा है तो आप डिसॉल्व कर दोगे, है ना? कंपनी तो नहीं मरेगा, लेकिन यहाँ पर आपका कंपनी लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर पाएगा क्योंकि एक ही पर्सन था, नॉमिनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो नो परपेचुअल सक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ओपीसी में एक मिनिमम डायरेक्टर चाहिए। अच्छा, कितने चाहिए प्राइवेट में और पब्लिक में? रेज योर हैंड। पब्लिक और प्राइवेट में कितने चाहिए? यस विनीता एंड यस विनीता बताओ। मैम, पब्लिक में 3 और प्राइवेट में 2। वेरी गुड। अच्छा, गुड। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, बट जो भी सबसे पहले हैंड रेज करेगा मैं उससे आंसर पूछ लूंगी, ठीक है? चलिए, सो मिनिमम यहाँ पर एक डायरेक्टर की जरूरत है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए, उससे ज्यादा, ठीक है? नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर प्राइवेट कंपनी वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आपके पास पेड अप शेयर कैपिटल नहीं जरूरत है, कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? सो नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड हियर। स्पेशल प्रिविलेज है, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, जैसे आपके प्राइवेट कंपनीज को मिले हैं वैसे ओपीसीज को भी मिले हुए हैं। अच्छा, अब ये नाम कैसे रखेगा अपनी कंपनी का? कंपनी का जब बोर्ड पे नाम आएगा तो कैसे आएगा? The name of the 1% company shall include the word OPC within the bracket below the name of the company। तो अपनी कंपनी के नाम के आगे ऐसे लिखेगा, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया इसने ABCD, ठीक है? ABCD लिख दिया, और ABCD लिखने के बाद, एक मिनट, तो यहां पर जैसे लिखा A, B और C प्राइवेट लिमिटेड, और फिर आप यहां नाम के नीचे ऐसे लिख सकते हो
OPC। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके एग्जाम्पशंस और एडवांटेजेस क्या? अच्छा, एग्जाम्पशन का मतलब पता है क्या होता है? छूट मिलना। क्या मिलना? छूट मिलना। एग्जाम्प्ट कर दिया गया, जैसे टैक्स से एग्जाम्पशन मिल गया जिसकी सैलरी 2 लाख है पूरे साल में, तो दैट इज एग्जाम्पशन, छूट मिल जाना। ठीक है, क्योंकि उस स्लैब रेट में वो पर्सन नहीं आ रहा। क्लियर? चलिए, एग्जाम्पशन और एडवांटेजेस क्या है ओपीसीज के लिए? दे डू नॉट हैव एनुअल जनरल मीटिंग, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर नहीं है। ठीक है, वेयर इट इज, ओके। सो एनुअल जनरल मीटिंग नहीं लेकर मतलब नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो है नहीं आपके बहुत सारे। सो आपको कोई एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टू इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती हैं आपकी। क्या क्या आती है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग PS। अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दिस लास्ट वन बैलेंस बैलेंस, राइट? सो ये जो 3 चीजें आपकी आती हैं, इसके अलावा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कई बार बहुत सारी कंपनीज को बनाना पड़ता है। इस कंपनी को जरूरत नहीं है कैश फ्लो बनाने का। कैश फ्लो स्टेटमेंट पता है क्या बताता है? कितना कैश गया, कितना कैश आया। ठीक है, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, तो वो बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, company secretary is not required to sign the annual return. Directors can sign in case of absent of the company secretary. जो मैंने तुम लोगों को बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी कौन होते हैं भाई, तो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं कंपनी के लॉयर। ठीक है, कंपनी के क्या होते हैं वो? लॉयर। अगर लॉयर। हाँ, तो कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर कॉमर्स बैकग्राउंड का है और जो अगर वो CA या CS कुछ भी कर रहा है, तो उनको पता होगा कंपनी सेक्रेटरी में हमें क्या होता है कि बस लॉ ही बस पढ़ना होता है, सिर्फ लॉ। ठीक है, सो ये जो तुम लोग पढ़ रहे हो ना, अगर तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी बनते हो आगे चल के, तो ये बहुत काम आएगा। सो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जनरल मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी की साइन भी कराने की जरूरत नहीं है अपने ऑडिट रिपोर्ट पे। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो करा लो, नहीं तो खुद भी साइन कर सकते हो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है तो। कोई कंपल्शन नहीं है आपके कंपनी के साथ। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डू नॉट अप्लाई टू देम। यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, उसके अलावा इनके पास vacations of the directors, हाँ, their article can provide for additional ground for vacation of director office। इनके पास कुछ आर्टिकल होगा, that is not explained, मैंने इसको पूरा लिखा भी नहीं है। उसके अलावा मीटिंग और कोरम वगैरह की जरूरत नहीं है, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रोविजन को जरूरत नहीं है। दे कैन पे मोर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर देन कंपेयर टू द अदर कंपनीज, और अगर ये चाहे तो डायरेक्टर को ज्यादा भी पैसा पे कर सकते, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, अब स्मॉल कंपनी करवा रही थी मैं, तो स्मॉल कंपनी की तरफ मूव कर जाते हैं, आखिर स्मॉल कंपनी क्या है। ठीक है, सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 1 पर्सन कंपनी के बारे में बोल रहा था। दिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 जो है, ये आपको बता रहा है स्मॉल कंपनीज के बारे में। ठीक है, ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, सो यहाँ पर जो स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, तो वही मैं बोलूँ कि स्मॉल कंपनी में ये 0 था पेड अप कैपिटल। मुझे याद नहीं था कि स्मॉल कंपनी कराया OPC कराया। चलो ठीक है, तो चलो स्मॉल कंपनी देखते हैं। तो स्मॉल कंपनी के लिए मैंने बताया था कि दैट इज रिटन इन 2 सबसेक्शन 85 कि स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज हैं जो पब्लिक कंपनी के अलावा कंपनीज हैं। तो यहाँ 2 चीज याद रखिएगा कि जो स्मॉल कंपनी होगी ना आपकी, वो प्राइवेट कंपनीज ही होंगी। OPC प्राइवेट कंपनीज ही होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में। हाँ, 50,000 नहीं, 50 लाख। ठीक है, कितना होना चाहिए? 50 लाख। ठीक है, 50 लाख होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब प्राइवेट कंपनी तो हम एक जनरल फॉर्म में लेते हैं कि उसका भाई 0 रुपया से है, लिमिट का भी कुछ उतना ज्यादा बताया नहीं गया इसमें।
और यहाँ पर जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल होगा, जब अगर स्मॉल कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल होगा 50 लाख रुपए, नॉट एक्सीड देन 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और अमाउंट जो है वो बढ़ सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब, जैसा गवर्नमेंट के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 10 करोड़ तक, उससे ज्यादा किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल जनरल 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल होगा। आई बात समझ में? यस मैम। अच्छा, सेकेंड थिंग कि इसका जो टर्नओवर होगा, टर्नओवर का मतलब समझते हो क्या होता है? एक साल में कितना खरीद बिक्री हुआ, कितना रुपए का सामान बिका, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, उसका 50 लाख रुपए का पूरे साल में सामान बिका, तो उसका टर्नओवर 50 लाख होगा। क्या होगा? 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग शार्क टैंक देखते हो? बोलिए। Very good. Why I just ask this question, because if you want to know more about the companies and if you want to become an entrepreneur, it is a very good option. ठीक है। So आप लोग को मैं इसलिए टर्नओवर, वैल्यूएशन, ये सारे टर्म्स वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मैं तुम लोग को यही बता रही हूँ कि टर्नओवर का मतलब होता है जब आपके एक साल में कितना ज्यादा पैसे का सामान बिका, यानी कितना पैसा आपका एक साल में एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हुआ, टर्नओवर वही होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? व्हाट इज टर्नओवर? It's not talking about profit, it's talking about the amount you basically got after selling the product. Yes Aditya? यस मैम। बोलो। टर्नओवर मैम। क्या टर्नओवर? Unmute yourself if you are speaking, and if you are mute yourself, how I will heard? कैसे सुनूंगी मैं? मैम शार्क टैंक के लिए बोले थे, इसलिए हैंड रेज किए थे। अच्छा, कौन कौन? हाँ, बंद कर लीजिए, हैंड रेज खत्म हो गया, सब लोग ने हैंड डाउन कर लिया, तो आप भी अब डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग को टर्नओवर तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वैल्यूएशन क्या होता है? जैसे कंपनी का वैल्यू कितने का है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका सेल हर साल 2 लाख रुपए का टर्नओवर है, तो आप उस हिसाब से वैल्यूएशन करते हो कि आगे चल के आपकी कंपनी कितनी वैल्यू की बन सकती है, तो दैट इज वैल्यूएशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कह रहा है कि भाई 50 लाख रुपए या बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जब आपको अलाउ किया जाएगा तो आप 10 करोड़ तक बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं। टर्नओवर ऑफ विच एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी होगा वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर प्रिस्क्राइब किया गया तो वो बहुत ज्यादा है, तो 100 करोड़ 100 करोड़ तक बढ़ सकता है, बस इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ स्मॉल कंपनी हुज जो आपका शेयर कैपिटल जो है वो एक्सीड, मतलब कितना होगा 50 लाख, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन वाला जो केस है दैट इज एक्सेप्शनल, तो प्रिस्क्राइब वाली चीज अगर याद नहीं भी है तो मैक्सिमम याद रखना 50 लाख, टर्नओवर 2 करोड़। Provided that nothing in this section shall be applied to a public company or holding company, मतलब स्मॉल कंपनी वो होगा जो पब्लिक कंपनी नहीं है, होल्डिंग कंपनी नहीं होना चाहिए, सब्सिडियरी कंपनी नहीं होना चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 जिसको हम एनजीओ कहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक्ट के द्वारा या स्टैट्यूटरी कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसको एक्ट के द्वारा लाया जाता है, जैसे आपका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934-1935 में आया है ना, रीजनल रूरल बैंक 1974-1975 में आया, ठीक है। LIC एक्ट, ये सब LIC एक्ट के थ्रू आए, तो ऐसी कोई भी कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, टर्नओवर का मतलब मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, हियर मींस एग्रीगेट वैल्यूएशन रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट फ्रॉम सेल सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वही पूरा का पूरा आपके फाइनेंशियल ईयर में जितना भी सेल किया, जितना भी कॉस्ट आपका लगा, सब कुछ लगाने के बाद जितना पैसा आपका आया, दैट इज टर्नओवर। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 91 में मेंशन्ड है। फीचर्स देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी होगी, क्या होगी? प्राइवेट कंपनी, तब भी होगी प्राइवेट, प्राइवेट, ठीक है। अच्छा, स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी में डिफरेंस समझ आ रहा है ना? अच्छा, स्मॉल कंपनी में मिनिमम पर्सन कितने की जरूरत है?
Minimum 1. Minimum how many person? Minimum One. 3. Who is saying that minimum 3? 1. Anyone else? Shweta and Vishwas, tell me how many person is required to start a small company? Ma'am, 2. Very good. Shweta, you are very confused. I saw your face. Yes ma'am, 1 or 2 में बहुत confused. I saw that she was saying one. So let me tell you that small company is not saying about the 1-person company. So OPC is still distinct from the small company. अभी भी small company में आपके 2 लोग चाहिए क्योंकि वो पैसे के हिसाब से small company बन गया. 50 लाख रुपए और आपका 2 करोड़ का टर्नओवर. क्लियर है ना? चलिए अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं इसके. फीचर्स क्या है? प्राइवेट कंपनी है. टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या नहीं होने चाहिए? होल्डिंग कंपनी नहीं होना चाहिए, सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए, चैरिटेबल कंपनी नहीं होना चाहिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 8 वाली बात. चैरिटेबल कंपनीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, चैरिटेबल कंपनीज क्या करती हैं? यस विश्वास? वेलफेयर. हाँ, वेलफेयर प्रोवाइड करती है. इट्स अ वेलफेयर. दे आर प्रोवाइडिंग वेलफेयर. ओके, गुड. यस श्वेता? मैम ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है मैम, जैसे यस ओके श्वेता, आई अंडरस्टैंड, बट कहाँ क्लास में बैठ के ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना बेटा. ठीक है. चलिए, सबसे पहली बात, जो आपके चैरिटेबल कंपनीज होती हैं वो कंपनीज आपका बिल्कुल सोशल वेलफेयर का काम करती हैं और उनका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है. नहीं तो तुम सारी कंपनीज को उठा के देख लो जो कि प्राइवेट है. पब्लिक को छोड़ दो, क्योंकि पब्लिक इंटरप्राइजेस को छोड़ दो. पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, पीएसयूज जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, उनको छोड़ दो. नहीं तो सारी कंपनीज को यही चाहिए, प्रॉफिट. लेकिन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बेसिकली बेस्ड ऑन दैट. लाइक आप देख सकते हो बहुत सारे ऑर्फनेज हैं, ओल्ड एज होम्स हैं. सो दे आर चैरिटेबल कंपनीज. वो कई बार कंपनी की तरह वो रजिस्टर्ड होते हैं चैरिटेबल कंपनीज की तरह. तो आपकी स्मॉल कंपनीज चैरिटेबल कंपनीज भी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, होल्डिंग कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडियरी भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन है स्टेटस. तो स्टेटस जो है वो कंपनी का हर साल जो है वो बदल सकता है. दैट कैन बी चेंज. Thus, the benefit which are available during a particular year may stand withdrawn for the next year and become available again in subsequent year. So I told you कि like अगर आप चाहें तो आप कंपनी का जो बेनिफिट है उसको बिना विड्रॉ किए भी आगे उस पैसे को लेकर के जा सकते हो. डोंट नीड टू विड्रॉ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ बिजनेस. जब आपका ग्रेजुअल ग्रोथ, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे धीरे. ठीक है. जैसे बोलते हैं ना टीचर्स कि ग्रेजुअली धीरे धीरे पढ़िए हर दिन. तो आप लोग क्या करते हैं? नहीं, आप लोग एक ही दिन पूरा बड़ा सा टब भर के एक ही दिन पढ़ लेते हो ताकि नेक्स्ट एग्जाम दे पाए. सो ग्रेजुअल इज मीन्स क्या होता है कि आपका बिजनेस जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है. ठीक है. When there is a gradual growth in the business, if companies cross any of the threshold provided, either paid up capital or turnover, then company has to give it status of small company and all the benefit granted of such company. तो ऐसा कई बार होता है कि जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, यहाँ पर कंपनी की बात नहीं हो रही, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल कंपनी, दे आर सेइंग अबाउट कि व्हेन यू कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू स्मॉल कंपनी. ठीक है. जब धीरे धीरे आपके बिजनेस में फायदा होने लगा, ठीक है, तब आप अगर चाहें और आपका पेड अप कैपिटल जो है वो स्मॉल कंपनी की क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले स्टेज पर भी पहुंच गया, जहां आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख हो गया, तो अगर आप चाहें तो आप अपने बिजनेस को एज अ स्मॉल कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं. आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि अगर आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है और अगर आपको लगता है कि अब आपका जो कैपिटल और टर्नओवर जो है वो स्मॉल कंपनी की जैसे आ गया है, एरिया में पहुंच गया है, तो आप उसको वन स्मॉल कंपनी के नाम पे मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यस आदित्य रोशन पटेल, टेल मी व्हाट आई टोल्ड ऑल ऑफ यू. यस मैम. क्या बताया मैंने? मैम कंपनी का रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे थे.
कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, यस बिल्कुल बताया कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन किस पॉइंट पे बताया और क्या बताया? चलिए रोल नंबर 77 दियम, चलिए बताइए व्हाट आई टोल्ड। अनम्यूट योरसेल्फ। यस दियम बताइए। मैम उतना समझ में नहीं आया। बिल्कुल मुझे पता नहीं समझ आया, तभी तो क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं। रोल नंबर 21 विकास कुमार, चलिए बताइए मैंने क्या बताया। यस मैम। बताओ। जी मैम, धीरे धीरे कंपनी का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और वो स्मॉल कंपनी होती है जिसमें मतलब ग्रोथ होती है, ग्रेजुएशन मतलब होता है धीरे धीरे। रोल नंबर 33 आदर्श कुमार, चलिए बताइए व्हाट आई सेड अबाउट दिस पॉइंट। मैम अच्छा कौन बताएगा मुझे ये पॉइंट? एनीवन हु इज गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट आई सेड अबाउट दैट पॉइंट? कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? आर यू ऑल एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है सबको? यस विश्वास, चलिए बताइए। यस विश्वास। अगर धीरे धीरे एक बिजनेस अगर ग्रो करे और वो अगर वो स्मॉल बिजनेस का क्राइटेरिया का फुलफिल कर दे तो वो स्मॉल कंपनी में रजिस्टर कर सकता है। वेरी गुड। So I guess one of the student is able to understand the thing. एक बच्चे को समझ आ गई, बाकी बच्चे जिनसे भी मैंने पूछा सब गलत बता रहे हैं। क्लास में बैठे हो तो ध्यान से सुनो, और नहीं समझ आता तो हैंड रेस करो, पूछो क्वेश्चन। रोका है किसी को? लेकिन गलत सलत समझोगे, गलत सलत लिखोगे एग्जाम में बेटा, तो बिजनेस एनवायरमेंट का पेपर जो है ना ये ऐसे चला जाएगा नीचे, खत्म। चलिए, so I guess this point is clear to all of you that what is the meaning of gradual growth of business। अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, इसका स्मॉल कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, अपना कोई बिजनेस चला रहे हो आप, एबीसीडी कोई भी आपके बिजनेस है, लेकिन आप देख रहे हो बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, तो कल को जाकर के आप क्या कर सकते हो, स्मॉल कंपनी के लिए आप उसको रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। व्हेन योर बिजनेस इज एबल टू मतलब अगर आपका 50 लाख रुपए तक भी पहुंच रहा है, मतलब दैट इज एक्सीडिंग अमाउंट, उससे ज्यादा नहीं पहुंचना चाहिए, तो आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपको पता है 50 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा, सो यू कैन रजिस्टर्ड इट टू द स्मॉल कंपनी। ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग एज अ स्मॉल कंपनी? क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा जब आप स्मॉल कंपनी को क्वालिफाई, मतलब स्मॉल कंपनी को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? सो previously for qualifying as a small company it's enough to fulfill one criteria which is mentioned in definition in section 285. Letter the word or in the sub clause, यहाँ पर एक चीज और आ गया है, मतलब I think that is not properly written in this point. So आपका जो क्राइटेरिया वही होना चाहिए जो सेक्शन 285 वाला है, कि आपका वो होल्डिंग कंपनी नहीं होना चाहिए, सब्सिडियरी नहीं होना चाहिए, आपका वो चैरिटेबल कंपनीज नहीं होनी चाहिए, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। स्पेशल प्रोविजन और एग्जाम्पशन क्या मिला हुआ है स्मॉल कंपनी को, तो मैंने तुम लोग को बता ही दिया था कि साइनिंग का जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न जो आपका होता है। अच्छा एनुअल रिटर्न क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज एनुअल रिटर्न? रेज योर हैंड। यस अभिषेक। मैम 1 साल का रिटर्न जो है ये एनुअल रिटर्न हो गया। 1 साल में मैम बोलो। 1 साल में मैम जितना आया रिटर्न वही हो गया एनुअल रिटर्न। अच्छा ठीक है, तुमने वर्ड को ले लिया, लेकिन दैट इज नॉट द थिंग। यस तुषार। Ma'am, the annual return is the return that an investment provides over a period of time, ma'am. मतलब एक समय के बाद मैम। ओके, एंड व्हाट अबाउट द विश्वास? विश्वास बोलिए। मैम जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका 1 साल में कितना रिटर्न हुआ? गुड, ठीक है, वेरी गुड। और एक और बच्चे ने बोला था वो भी सही था, सब ठीक है। यस आदित्य बोलिए।
मैम कंपनी का एक साल में जितना प्रॉफिट होता है वही उसका एनुअल रिटर्न होता है वेरी कंपनी का। गुड। तो बेसिकली जो आपका एनुअल रिटर्न होता है ना, उसको साइन कराना होता है कंपनी सेक्रेटरी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपनी सेक्रेटरी वाली साइन की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया। बोर्ड मीटिंग कराने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो की एंट्री करने की जरूरत नहीं, इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, प्रोविजन रिगार्डिंग टू मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑडिटर बीइंग 5 years in case of an individual and 10 years in case of firm of the auditor, is not applicable to small company as per section of 139 subsection 2. अच्छा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है? तो ऑडिटर तो पता है तुम लोगों को क्या होता है, कौन होते हैं ऑडिटर्स? कौन होते हैं? यस श्वेता। मैम सीए। गुड। यस गुलशन। मैम सीए। फुल फॉर्म? चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी गुड। विश्वास? मैम जो कंपनी का पूरा चेक करता है बैलेंस शीट। वेरी गुड। सो बेसिकली दैट इज द ट्रूथ, दैट जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वही बेसिकली ऑडिट का काम करते हैं। भाई उन्हीं को तो नॉलेज है ना कि आपने कहाँ पर एमिट किया है, क्या ओमिशन किया है, क्या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या इलीगल काम कर रहे हो बिजनेस में, वो भी वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, सो ऑडिटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो हर एक कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, सब कंपनी को ऑडिट कराना पड़ता है। तो जो ऑडिटर्स होते हैं ना, जैसे आप एक ही ऑडिटर को 5 साल तक अपने कंपनी में, जो बाकी कंपनीज है ना, वो 5 साल तक ऑडिटर्स को राइट देती है अपनी कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करने का। तो मैक्सिमम 5 साल तक वो पर्सन ऑडिट करेगा। अगर कोई फर्म है, यानी फर्म देखा होगा ना, सुना होगा आपने, और जो सीए फर्म होते हैं, सीए फर्म्स जो होते हैं, तो जो सीए फर्म्स होता है ना, उनका एक पूरा ग्रुप होता है, 10-20 लोग होते हैं, और वो कुछ कुछ कंपनीज में ऐसे सीए फर्म को काम आता है कि ऑडिट करना इस कंपनी को जाकर, तो वो जाते हैं ऑडिट करते हैं, और फिर उनके लोग फिर आते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह ये सब चीजें। तो ठीक है, अगर कोई फर्म है तो फर्म 10 साल के लिए वैलिड होता है, कभी कोई भी कंपनी के लिए। लेकिन यहां पर ना रोटेशन ऑफ ऑडिटर की जरूरत नहीं है। आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 का, कि जरूरत ही नहीं है कि ऑडिटर्स को हम रोटेट करें। रोटेशन का मतलब क्या होता है? पहले रोटेशन 5 साल के बाद आप नेक्स्ट ऑडिटर को लेकर आइएगा, फिर उसके नेक्स्ट 5 साल के बाद आप दूसरे ऑडिटर को जो लेकर आते हैं, रोटेशन की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? स्मॉल कंपनी में इट इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? ओके। अच्छा, तुम लोग को समझ आ रहा है ना? बहुत लॉ वाला लैंग्वेज हो गया है। आ रहा है मैम। कंपनी लॉ का जो नॉलेज इंफॉर्मेशन है बेटा, बहुत ज्यादा ही वो वाइड है। ठीक है, और तुम लोगों को मैं कुछ नया इसलिए भी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि देखो, मैं अभी सब्स्टिट्यूट क्लासेस ले रही हूँ। मैं आपकी कोर्स की अगर टीचर होती तो मैं आपकी टॉपिक्स को देखती कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स में आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ बताने के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आता है? नो मैम। यस मैम। इंफॉर्मेशन मिल रहा है एक्स्ट्रा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। थोड़ा गुड। चलिए, अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर की भी जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, बोर्ड मीटिंग्स की भी जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न पे सीएस की साइन की भी जरूरत नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो खुद डायरेक्टर साइन करके एनुअल रिटर्न दे सकता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पशंस है, छूट मिले हुए हैं आपको स्मॉल कंपनीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट एक आता है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड्स रिपोर्ट। ठीक है, तो स्मॉल कंपनीज आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द मैटर टू बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। इनको एनुअल जनरल मीटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये करते हैं तो ऐसे केस में इनको जरूरत नहीं है कोई भी चीज को इंक्लूड करने का रिपोर्ट में, रिपोर्टिंग और ये सब की जरूरत भी नहीं है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इनको स्मॉल कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी। अच्छा, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर। जैसे मान लीजिए श्वेता के पास एडिक्वेट पैसा है, यानी अच्छा खासा पैसा है, जितनी जरूरत होनी चाहिए, राइट? नहीं मतलब आई एम जस्ट नॉर्मली सेइंग, आई नो मे बी अभी स्टूडेंट्स तो तुम लोग के पास अभी नहीं होंगे पैसे, बट आई एम नॉर्मली सेइंग अबाउट इट, राइट? सो हियर इंटरनल आपका जो स्मॉल कंपनी है ना,
is not required to report on adequacy of the internal financial control. फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में आपको कुछ भी रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, एंड इट्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इन ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो इंटरनल फाइनेंशियल जो भी आप कंट्रोल कर रहे हो उसके बारे में आपको कोई भी चीज ऑडिटर्स के सामने बहुत ज्यादा डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. अपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है. भाई हम पैसे मेरे पास है, कैसे भी खर्चे, ठीक है, कंपनी चला रहे हैं. लेसर पेनाल्टीज. अच्छा, व्हाट इज पेनाल्टीज? दंड. दंड, वेरी गुड. ये बोला किसने? मतलब किसने बोला ये अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा सुनकर. धर्मजीत. धर्मजीत, वेरी गुड. सो बेसिकली यहाँ पर पेनल्टीज जो है ना, यानी कि जो दंड मिलता है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर. लेसर पेनल्टीज, लेसर फाइन है अगर आपके स्मॉलर कंपनी में, वो सेक्शन 446 के हिसाब से कुछ है. अगर स्मॉल कंपनी जो है वो फेल हो जाता है कुछ प्रोविजंस, इन सब प्रोविजंस को फॉलो करने में, तो ऐसे केस में कंपनी और जो ऑफिसर है ना वो लाइबल होगा पेनल्टी के लिए, which shall not be more than 1.5 years penalty such as specified in such section. So बाकी कंपनी के लिए 5 साल है. कितना है बाकी कंपनी के लिए? 5 साल. सो 925117(2) इसका बहुत सारा लॉ है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगी. बस ये याद रखिएगा कि कुछ प्रोविजन को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपको 1.5 साल की सजा होगी. बाकी कंपनीज में कितने हैं? 5 साल. ठीक है. फास्ट ट्रैक मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनी. अच्छा, आपका जो मर्जर समझते हो क्या होता है? क्या होता है? दो कंपनी को मिक्स, मतलब एक साथ कर देना, मर्ज कर दिया जाता. हाँ, मिला देना. जैसे तुम लोग को याद होगा हीरो होंडा पहले क्या थी, वो जॉइंट वेंचर थी. खैर मर्ज वो नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको. मर्ज मतलब होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी में जब मिल जाती है. वोडाफोन आइडिया में. हाँ, वोडाफोन आइडिया नहीं, वोडाफोन आइडिया बेटा मर्ज नहीं हुआ है, दैट इज जॉइंट वेंचर, क्योंकि वो VI हो गया था ना. जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो कंपनी आपस में मिलकर के दोनों ब्रांड नेम को यूज करके जब कंपनी चलाती है. जैसे हीरो होंडा पहले था, अभी आप मारुति सुजुकी देखते हो, सुजुकी जापानीज और मारुति इंडियन, राइट? तो दैट इज जॉइंट वेंचर. मर्ज मतलब होता है जब कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है. जैसे कि एग्जांपल में बताती हूँ तुम लोगों को. सत्यम एक कंपनी थी आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी थी. 2010 में वो एकदम डिसॉल्व हो गई, खत्म वाले स्टेज में हो गई. उसके डायरेक्टर्स जो थे ना, उन्होंने कुछ शेयर्स को लेकर के कुछ दिक्कत किया था, वो कंपनी एकदम खत्म हो गई. अब उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया किसने पता है? टेक महिंद्रा ने. टेक महिंद्रा सुना है? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी. यस मैम. सुना है ना? ठीक है. जिसके ट्रैक्टर आते हैं लक्ष्मी महिंद्रा. हाँ, यस मैम. सो टेक महिंद्रा ने उस पर्टिकुलरली सत्यम कंपनी को मर्ज कर लिया. अब वो सत्यम का नाम आपको कहीं नहीं सुनाई देगा, लेकिन आपको कॉमवीवा और सुनाई देगा, महिंद्रा कॉमवीवा, ये सब सुनाई देता होगा आपको. ठीक है. तो मर्ज का मतलब वही होता है जब कंपनी को हम मिला लेते हैं, अपनी बड़ी कंपनी जो है छोटी कंपनी को मिला लेती है अपनी कंपनी में. लेकिन छोटी कंपनी का ना एग्जिस्टेंस एकदम खत्म हो जाता है, याद रखिएगा. लेकिन ज्वाइंट वेंचर में ये सिचुएशन नहीं होता. ज्वाइंट वेंचर में दोनों का नाम आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन मर्ज में बड़ी कंपनी ज्यादातर छोटी कंपनी को मर्ज कर लेती, मिला लेती. यस धर्मजीत. मैम मेटा है जो FB को खरीद लिया है, तो वो क्या होगा? कौन खरीदा है? मेटा है ना जो फेसबुक को मतलब वाई किया. हाँ, तो ये बाय नहीं किया है. क्या हो रहा है? एक मिनट आदित्य, एक मिनट शांत रहो. यस धर्मजीत, व्हाट यू आर सेइंग, एक्सप्लेन इट. मैम मैं यह बोल रहा हूँ कि मेटा कंपनी है जो फेसबुक को मतलब पूरा खरीद लिया ना, पूरी तरह से ना. तो वो क्या होगा? तो वो मर्ज कंपनी है क्या? नहीं, इट्स नॉट मर्ज. ठीक है. हाँ, मर्ज यहाँ पर अगर 100% खरीद लिया उसने उसका पूरा शेयर्स, बिकॉज मुझे इसका इंफॉर्मेशन नहीं है. मैम वो तो बस नाम चेंज किया है. नेम चेंज किया है. हाँ, अगर 100 तो यहाँ मर्ज करने के बाद ना 2 कंडीशन भी आता है. जैसे कई बार आप अपने गूगल के तरह, जैसे व्हाट्सएप में अभी आपने देखा होगा ना, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, बट व्हाट्सएप का नाम अपना है, लेकिन वहां नीचे आ जाता है बाय फेसबुक.
मैम आप बाई मेटा आता है। मेटा आता है। 1 मिनट, क्या बोल रहे हो? शांत रहो थोड़ा आदित्य। अगर आप मर्ज हो जाता है तो इसका मतलब होता है मिल जाना, कंपनी के साथ मिल जाना। अब यहाँ पर आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर उसने 100% खरीद लिया लेकिन आपका ब्रांड नेम बहुत हाई है, जैसे अभी बायजूस ने खरीद लिया आकाश को, इंस्टीट्यूट को, ठीक है, लेकिन उसने 100% मर्ज नहीं किया, उसने क्या किया, अपने इंडिविजुअली उसको चला रहा है लेकिन कंट्रोलिंग 100% कर लिया, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पर वही कंडीशन है कि अगर मर्जर प्रोसेस होगा 2 या 2 कंपनी का, हाँ स्मॉल कंपनीज आपस में मर्ज हो सकती हैं, ये चीज कहना चाह रहा है। फास्ट ट्रैक मर्जर, फास्ट ट्रैक का मतलब होता है जल्दी मर्ज हो जाना, ठीक है। अगर आपकी जो कंपनी है, मर्जर प्रोसेस 2 या 2 कंपनी के बीच में अप्रूव्ड है, क्या है, अप्रूव्ड। 2 या 2 से ज्यादा कोई स्मॉल कंपनीज है वो आपस में मिलकर के एक बिग कंपनीज में कन्वर्ट होना चाहती हैं, तो वो हो सकती है, ठीक है। एंड यहां पर जो मर्जर है नीड गेट अप्रूवल फ्रॉम आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हम शॉर्टकट में कहते हैं आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 90% ऑफ टोटल शेयर्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग इन द वैल्यू क्रेडिटर। तो यहां पर अगर 90% किसी कंपनी का भी आप खरीद लेते हो तो अब आप सोचो कि उस कंपनी के आप ओनर हो गए। आ रही बात समझ में? तो अगर 3 कंपनी आपस में चाहे 2-3 तो आपस में मर्ज हो सकती है, पूरा शेयर्स को हमने मर्ज कर लिया आपस में, ये पॉसिबिलिटी है। अब एक, अच्छा वो जो तुम अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, क्या नाम था बच्चे का, धर्मजीत? यस मैम। दैट इज एक्विजिशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना। तो फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है, उसका शेयर्स उसके पास है, लेकिन फेसबुक अपना काम, वो व्हाट्सएप अपना काम कर रहा है, चल रहा है, वो एक्विजिशन होता है। और ये मर्ज का मतलब होता है मिल जाना। मर्जर इज ऑलवेज वेयर द कंपनीज आर मिक्स विथ ईच अदर, ठीक है। और बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को अपनी कंपनी के अंदर मर्ज कर लेगी, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, वो होता है मर्जर। यहां पर वही चीज हो रहा है, यहां पर आपके अलग अलग कंपनी का नाम नहीं चलेगा, ये तीनों कंपनी मिलकर एक बड़ी सी नाम, एक कोई और नाम ले लेगी, कंपनी का नाम भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज मर्जर। क्लियर? यस मैम। मैम तो हाँ एक्विजिशन को तो, बोलो। नोकिया को तो माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से खरीद लिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को परचेज नहीं किया, एक्वायर कर लिया। 48,000 करोड़ 48 करोड़। बिल्कुल, सो एक्विजिशन हुआ। तो अभी आपको नोकिया का फोन मिलता है ना मार्केट में? बहुत कम। हाँ मिलता है कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे मिलता है फोन? दोनों के नाम पे मिलता है ना, दोनों के नाम पे मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे भी आता है और नोकिया के नाम पे भी आता है। सो दैट इज एक्विजिशन, ठीक है, क्या बात है? क्लियर हो गया? चल मैम। तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनीज होगा, आप अपने कंपनीज को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप लिक्विडेटर का हेल्प लेंगे। लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो आपकी कंपनी को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये तीनों कंपनी अगर आपस में मिल रही हैं और कोई भी कंपनी डिसॉल्व हो रही है तो आपको लिक्विडेटर का, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कोर्ट के थ्रू आपको मिलेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप अपने कंपनी को मर्ज करा सकते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फॉर ई फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद MCA। आपको ये कहा जाता है कि जो स्मॉल कंपनीज है ना, उनको जरूरत नहीं है कि प्री सर्टिफाइड, मतलब ई फॉर्म्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। सो रूल 8 क्लॉज 12 कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस एंड फी रूल्स 2014, the e-forms filled by the small companies are not required to be pre-certified by chartered accountant or by the company secretary or by case of cost accountant the time practice। तो देखो मैं बताती हूँ कि जब हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ MCA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होता है। जब तुम कोई भी रजिस्ट्रेशन कराते हो ना कंपनी का, तो CS जो है वो आपकी कंपनी के बारे में एक सर्टिफिकेट लिख के देता है, साइन करके देता है। तो इस कंपनी के लिए आपको वो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दैट इज अ वर्क एज अ LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सुना है ना, रिकमेंड करने के लिए एक LOR दिया जाता है, वो यहाँ पर सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं है? तो भाई
आपके स्मॉल कंपनी को। सो स्मॉल कंपनीज जो है वो क्लियर हो गया सबको, एवरीवन? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यहाँ तो थोड़ी सी स्टोरी आ गई है, मतलब क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, और आपके होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है। बहुत मजा आएगा एसोसिएट कंपनी समझने में, होल्डिंग, एसोसिएट और सब्सिडियरी क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? क्लियर? यस मैम। यस मैम। Okay, anyone have any doubt? Anyone have any doubt? Okay, see you all in the next class. Okay ma'am, bye ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am. Okay, but if there will be, or if the question will be asked from the 1956, I will confirm about it, don't worry. But recent was बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिनका नाम है, ठीक है, कुछ निफ्टी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप शेयर्स को खरीदते हो, क्या करते हो, शेयर्स को खरीदते हो और शेयर्स को बेचते हो। जैसे मान लीजिए अभी आपका आईटीसी में आपका जो पर्टिकुलर शेयर है उसका रेट 200 रुपए है, तो मतलब एक शेयर का रेट 200 है, ठीक है। तो आपने उसको खरीद लिया, लेकिन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं डीमेटेरियलाइज अकाउंट, ठीक है। यस मैम। और आपका जब कंपनी पब्लिक होता है यानी लिमिटेड कंपनी है, तभी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी में आपका वो रजिस्टर्ड होगा, आपका नाम, आपका कंपनी का नाम उसका जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत सारे प्रोविजंस को फॉलो करने पड़ेंगे। शेयर मार्केट जो है वो आपकी इकोनॉमी को बताता है कि इकोनॉमी, जैसे गोल्ड का रेट बढ़ा, सेंसेक्स कम हो गया, डाउन हो गया, शेयर मार्केट नीचे चला गया। गोल्ड का रेट कम हुआ, शेयर मार्केट बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ गया, उसको सेंसेक्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो शेयर मार्केट में आपका शेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं कि हर दिन का आपके पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन क्या हो रहा है। हर दिन कंपनी में बहुत ज्यादा सेल हुआ, शेयर मार्केट में एकदम से बूम, ठीक है। बिल्कुल आपका शेयर मार्केट क्रैश कब हो जाता है, जब आपका इकोनॉमी एकदम बैठ जाता है। जैसे कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा शेयर मार्केट एकदम डाउन चल रही थी। हाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, आपकी जो एफएमसीजी कंपनीज हैं उनका सिचुएशन ठीक था क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल हो रहे थे, बट लग्जरियस आइटम जो थे उनकी अगर कोई लिमिटेड कंपनीज थी वो बिल्कुल बैठ गई थी, है ना। सो शेयर मार्केट के बारे में मैं तुम्हें और भी बताऊंगी, अभी आज बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो अगले क्लास में कभी टाइम मिलेगा तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बुल क्या होता है, बियर क्या होता है शेयर मार्केट में, ये सब बताऊंगी। तो बुल का सिचुएशन होता है जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, बुल सिचुएशन में शेयर बेचो। बियर का मतलब मंदी आ जाना, शेयर मार्केट में प्राइस कम हो जाता है शेयर्स का प्राइस कम हो गया, शेयर्स खरीद लो। आई बात समझ में विकास? यस मैम। चलिए थोड़ा बहुत और थैंक यू। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।